हेलो एवरीवन, मैं गौरव श्रीवास्तव आपका पीछे साथी चैनल पर वेलकम करता हूं। तो जैसा कि लास्ट 2 वीडियोज़ में मैंने आपको बताया हुआ है कि ये जो आने वाली यूपीपीसीएस का मेंस है उसको ध्यान में रखते हुए ये सीरीज़ में चला रहा हूं, जिससे कि आपको बेनिफिट हो, जिससे कि आप अगर आपने टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर रखा है, ठीक है, और किस तरीके से, और जो न्यू कमर्स हैं जो अगले साल यूपीपीएससी का पेपर देना चाहते हैं या फिर यूपीएससी का पेपर देना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके साथ होती है आंसर राइटिंग की। कि आंसर राइटिंग में करा कैसे जाए, क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए। तो यही मेरी कोशिश है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको थॉट प्रोसेस समझने का मौका मिले, ठीक है। तो जिन्होंने अभी नहीं देखा मेरे लास्ट वीडियो, वो ज़रूर देखें। और आज का जो है टॉपिक, इसमें जो सीरीज में चला रहा हूँ जो, उसमें मेरा ये कोशिश है कि जो स्टैटिक पार्ट है और जो करंट, दोनों को मैं साथ में लेकर चलूँ, सो दैट कि दोनों कवर हो जाए। और आप देख रहे होंगे कि चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, सब में करंट को ही सेंटर में रख के क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। ओके, तो यही कोशिश मैं भी कर रहा हूँ कि आपको दोनों पार्ट आपका कवर हो जाए एक क्वेश्चन से, ठीक है। तो आप अगर ये क्वेश्चन देखेंगे तो इन क्वेश्चन में आपको दिखेगा कि जैसे आप पहला क्वेश्चन देखें, पहला क्वेश्चन कह रहा है एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है, पूर्वोत्तर राज्यों का इस पॉलिसी के अंतर्गत क्या भूमिका विवेचना कीजिए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को बनाने के पीछे मेरा उद्देश्य ये था कि जैसे कि आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे होंगे, तो उसमें आपको दिख रहा होगा कि मणिपुर जो है, ठीक है, वहाँ पे बहुत तरह की सी हिंसा हो रही है, हिंसा चल रही है, ऑन गोइंग प्रोसेस है वहाँ पे, ठीक है। मिलिट्री जा चुकी है टू इंश्योर कि वहाँ पे पीस इस्टेब्लिश हो सके, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर फिर से हम वहाँ मेंटेन कर सकें, ठीक है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ है, ठीक है। साथ ही साथ जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी उसी से, मणिपुर से ही रिलेटेड है, जिसमें आप क्वेश्चन देखेंगे कि पूर्वोत्तर राज्यों का भारत की अंतर्राष्ट्रीय नीति में महत्व समझाइए और केंद्र सरकार किस तरह से पूर्वोत्तर राज्यों के प्रति जिम्मेदार है, ठीक है। तो ये जो 2 क्वेश्चन है उसमें ऑब्वियसली मैंने ये कोशिश किया है कि आपका करंट जो है और साथ में स्टैट पार्ट्स दोनों कवर हो जाए, ठीक है। अब जिन्होंने मेरे लास्ट 2 वीडियोस देखे होंगे उनको आइडिया होगा कि मैंने बोला है कि अगर आंसर राइटिंग करना तो उसमें 3 पार्ट हैं, उसके 3 अंग हैं, इंट्रोडक्शन है, बॉडी है एंड कंक्लूजन है, ठीक है। और इंट्रोडक्शन को कवर करने के लिए मैंने बताया है कि इंट्रोडक्शन में हमें करना क्या है। इंट्रोडक्शन में पहले जो क्वेश्चन पूछ रहा है, पहले क्वेश्चन अगर देखें, एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है, तो इसमें हम 2 तरह से जवाब दे सकते हैं इंट्रोडक्शन में। पहला, हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में लिखते हैं सीधा सीधा, ठीक है, एक्ट पॉलिसी क्या है और किस समय आया है, इसका उद्देश्य क्या है। ओके, आप इस तरीके से प्रस्तावना में लिख सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका उसमें वाई पार्ट का जवाब दे दीजिए कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी की ज़रूरत क्यों पड़ी। ओके, एक्ट ईस्ट पॉलिसी की ज़रूरत क्यों पड़ी। अब उस एक्ट ईस्ट पॉलिसी में ज़रूरत क्यों पड़ी, आप ये कह सकते हैं कि जो चीन है, चीन के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे नेबरिंग स्टेट है, जो पड़ोसी देश है, चाहे म्यांमार हो, चाहे वियतनाम हो, इन सब हो, चाहे नेपाल हो, ठीक है, इन सबों के साथ क्या है, इसके चीन के जो बायलैटरल रिलेशन है, जो द्विपक्षीय संबंध है, वो बेहतर होते जा रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें भी अपने द्विपक्षीय संबंध उससे मजबूत करने हैं, जो हमारी नेबरिंग पड़ोसी देश हैं। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी वो भी काम करेगी। दूसरा एंगल ये है कि इकोनॉमिक, आर्थिक, जैसे आप देख रहे होंगे कि मेड इन इंडिया है, ठीक है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग पे ज़्यादा ध्यान जा रहा है इस समय। तो अब मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स है उसको सेल करने के लिए भी हमें एक नए मार्केट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो उसको हमें सेल करने के लिए जो दक्षिण पूर्व एशियाई देश हैं वो भी एज अ मार्केट की तरह काम कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि व्हाट एंड वाई दोनों तरीके से हम उस जो इंट्रोडक्शन देना है उसको हम कवर कर सकते हैं। तो चलिए इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं। तो इस इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने क्या किया, मैंने एक्ट ईस्ट पॉलिसी को समझाया है, ठीक है, मतलब कि मैंने व्हाट का जवाब दिया है। अगर आप चाहें तो आप वाई, जो मैंने बोला है कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी लाने की ज़रूरत पड़ी, ठीक है, आप उसको लिख कर भी स्टार्ट कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, ठीक है, आप इसमें भी कंफर्टेबल हो, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में आप क्या कर सकते हैं कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है एक उन्नत रूप है
जो हम लाए थे लुक ईस्ट पॉलिसी के प्लेस पे, ठीक है। दैट मीन्स कि अर्लियर क्या था, पहले क्या था, लुक ईस्ट पॉलिसी लाया गया था, ठीक है। लुक ईस्ट पॉलिसी लाया गया था। उस लुक ईस्ट पॉलिसी में कब लाया गया था, जब हम एलपीजी के दौर से स्टार्ट कर रहे थे, मतलब कि उदारीकरण निजीकरण की दौर जब स्टार्ट हुआ था, तो उस समय नरसिम्हा राव सर की सरकार थी और उसी समय उन्होंने इस लुक ईस्ट पॉलिसी को कॉन्सेप्चुलाइज किया था। उसमें उनका यही उद्देश्य था कि लुक ईस्ट पॉलिसी के थ्रू जो हमारी जो दक्षिण पूर्व एशियाई देश हैं उनसे हम आर्थिक संबंध मजबूत करें, क्योंकि आप देखिए एलपीजी ईरा जो था उसमें हमारा जो एक सिंगल डोमिनेटिंग फैक्टर जो था वो इकोनॉमिक ही था, ठीक है, आर्थिक, ठीक है। आर्थिक दृष्टिकोण से ही इस लुक ईस्ट पॉलिसी को हमने तैयार किया था, ठीक है। लेकिन जैसे अब समय चेंज हुआ तो उस समय के बाद से, ठीक, उस समय के बाद से हमको लगा कि नहीं, सिर्फ अगर हम एक सिंगल डायमेंशन में, अगर हम सिर्फ आर्थिक दृष्टिकोण से ही अगर इस पॉलिसी को चलाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। तो 2014 में ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी आई, ठीक है, जब ये नरेंद्र मोदी सर की सरकार बनी, ठीक है। उन्होंने एक्ट ईस्ट पॉलिसी में कहा कि पहले हम लोग आर्थिक संबंधों पर ज़्यादा ध्यान देते थे, अब क्या करेंगे, हम आर्थिक पे तो ध्यान देंगे ही देंगे, साथ में रणनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों पर भी ध्यान देंगे। दैट मीन्स कि उन्होंने 3 C's को इंक्लूड कर दिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी में। 3 C's क्या है? 3 C's हैं आपके कल्चर, कॉमर्स एंड कनेक्टिविटी, ठीक है। कल्चर मतलब सांस्कृतिक जो आयाम है उस पर भी ध्यान देंगे, कॉमर्स मतलब वाणिज्यिक जो आयाम है उस पर भी ध्यान देंगे, और कनेक्टिविटी मतलब कि किस तरीके से जो देश हैं उनको चाहे जलमार्ग से या फिर चाहे रोड बनाकर सड़क मार्ग से हम किस तरीके से एक दूसरे देशों को हम जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये एक आपका इंट्रो पार्ट बनता है जिसमें हम बताते हैं कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी से पहले लुक ईस्ट पॉलिसी थी। लुक ईस्ट पॉलिसी में सिर्फ हमने आर्थिक दृष्टिकोण पर महत्व दिया, अब हमने जैसे समय चेंज हुआ तो हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी लाए उसके प्लेस पर, और उसमें हमने ये डायमेंशन इंक्लूड किए, ठीक। ये आपका इंट्रो पार्ट यहाँ पे कवर हो जाता है, ओके। नाउ अगर आपका इंट्रो पार्ट कवर हो जा रहा है तो उसके बाद हम आते हैं बॉडी पार्ट पे। जैसे कि क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि पूर्वोत्तर राज्यों का इस पॉलिसी के अंतर्गत क्या भूमिका है। मतलब कि हमको एनालिसिस करना है कि जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है हमने बना तो दिया, उसमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लाइक सिक्किम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, इन सबों का रोल क्या है, ठीक है। तो ये जो सेकंड पार्ट का क्वेश्चन है, ठीक है, हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी बता दिया। अब जो सेकंड पार्ट है जो बॉडी में आएगा उसमें हम बताएंगे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कैसे एक मेजर रोल प्ले करता है टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ओके। नाउ अब बॉडी पार्ट देखेंगे तो बॉडी पार्ट में हम पहले ये बताएंगे कि देखिए क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न को स्टेट्स को कंसीडर किया जाता है गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया, मतलब दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को अगर हमें एक्सेस करना है, अगर दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की तरफ जाना है हमें, तो जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं वो एक द्वार की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो वो द्वार जो है, उसी द्वार के थ्रू हम दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को एक्सेस कर सकते हैं, या फिर दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से अपना जो संबंध है उसको हम और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अब जैसे अर्लियर मैंने आपको बताया कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी के 3 C हैं, ठीक है, मतलब कि कल्चर, कॉमर्स एंड कनेक्टिविटी। तो अब आप ये देखें कि जो कल्चरल पार्ट है, ठीक है, अब कल्चरल पार्ट में अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो ट्राइब्स हैं, जो लोग रहते हैं, मोस्टली बुद्धिस्ट लोग हैं, ठीक है, साथ में उनकी जो लैंग्वेज है, जो एथनिक नस्ल है उनकी, तो जो दक्षिण पूर्व एशियाई देश में भी जो रिलीजन है वो भी आप देखेंगे मोस्टली क्या है, बुद्धिस्ट है,
ठीक है, बुद्धिस्ट रिलीजन वो लोग फॉलो करते हैं। साथ में जो नस्ल भी जो है वो भी कहीं ना कहीं वो लोग शेयर करते हैं, जो उनकी कल्चर जो संस्कृति है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सिमिलर है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है वो एक मेजर रोल प्ले करते हैं। जैसे कि मैंने इसमें लिखा है कि बुद्धिस्ट जो बुद्धिज़्म रिलीजन है, ठीक है, साथ में जो इथनिक है, साथ में उनके जो कल्चर है, जो संस्कृति है, जो भाषा है, जो परिवेश है, जो रहने सहने का, जो खाने पीने का, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सिमिलर है दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ। तो ये कल्चर भी जो है आपका एक डोमिनेटिंग फैक्टर बनता है, जिसकी वजह से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स क्या है वो एक गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया कंसिडर किए जाते हैं। नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, कॉमर्स। अब मैंने आपको 3C में बताया कल्चर कॉमर्स। तो कॉमर्स क्या है, वाणिज्यिक मतलब कि आर्थिक दृष्टिकोण से हमारे लिए कैसे ये इम्पॉर्टेंट होता है और किस तरीके से ये एक्टिस्ट पॉलिसी होता है। अब कॉमर्स में देखें, जैसे मैंने अर्लियर बताया आपको कि वाई पार्ट में कि जो दक्षिण पूर्व एशियाई देश हैं रिलेटिवली डेवलपिंग कंट्री हैं, ठीक है, डेवलपिंग कंट्री है, और इंडिया आपको मालूम है कि अभी क्या है, 5th लार्जेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड है। ठीक, 5th लार्जेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड है, और हमने टारगेट बना रखा है कि 2047 तक हमको एज ए डेवलप्ड कंट्री बनना है, और साथ ही साथ हमें 5 ट्रिलियन इकॉनमी भी बनानी है। तो उन सबको करने के लिए हमने तमाम तरह की पॉलिसी लाई, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड विथ इंडिया। ठीक है, तो जब हम मैन्युफैक्चरिंग पे इतना ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं तो जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उसको सेल करने के लिए, उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए हमें नए मार्केट की ज़रूरत पड़ेगी। ऑब्वियसली हमने यूरोप में और साथ में जो हमारा नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, ये सब जगहों पे हम लोग ऑलरेडी सब कुछ अपने जो इकोनॉमिक रिलेशन है, जो अभी हमें ख़रीदना है या बेचना है, वो सब हम कर रहे हैं, लेकिन हमें अभी भी नए मार्केट की तलाश है। तो वो नए मार्केट की जो तलाश है वो दक्षिण पूर्व एशियाई देश जो है वो फुलफ़िल कर सकते हैं। इसलिए कॉमर्शली भी जो है, ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हमारे लिए काम कर सकते हैं। ठीक, अब कनेक्टिविटी पार्ट देखें। अब कनेक्टिविटी पार्ट में क्या है, कनेक्टिविटी पार्ट में आप देख रहे होंगे कि बांग्लादेश के साथ हमने बहुत से, जैसे कि बहुत सी ट्रेनें चला रहे हैं बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, जैसे कि मैत्री हो गई, मिताली हो गई, बंधन चला रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ हम इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड हाईवे बना रहे हैं। ठीक है, कनेक्टिविटी की, क्योंकि अगर आपको गुड्स मंगाने हैं, कोई भी सामान अगर मंगाना है, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना, आयात निर्यात करना है, तो या तो आप जल मार्ग से कराएंगे या सड़क मार्ग से कराएंगे। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं बिटवीन साउथ ईस्टर्न स्टेट्स एंड इंडिया। ठीक है, जिसमें से बांग्लादेश के साथ हम, ये आप ट्रेन देख सकते हैं, मैत्री, मिताली, बंधन। इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड के साथ हमारे हाईवे बना रहे हैं हम लोग। ठीक है, साथ ही साथ कालाधन प्रोजेक्ट जो चल रहा है वो भी म्यांमार के साथ हमारा चल रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो कनेक्टिविटी पार्ट है वो हमारे जो इकोनॉमिक एंगल जो है, आर्थिक दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ रणनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैसे कि रणनीतिक दृष्टिकोण से इसलिए महत्वपूर्ण है, जब दो देशों के लोग आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, तो उनकी जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रांग होती है। ठीक है, तो जब बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, तो अगर मान लीजिए चाइना कंट्री कल को आती है इन्फ्लुएंस करने के लिए, ठीक है, वहाँ की सरकार को, तो वहाँ के जो लोग होंगे, जो जनता होगी, वो इन्फ्लुएंस्ड नहीं होगी। ठीक है, तो इसका एक रणनीतिक एंगल भी है। ठीक है, इसीलिए कनेक्टिविटी पार्ट्स पे भी हम जोर दे रहे हैं। अब जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है रणनीतिक, स्ट्रैटेजिक इम्पॉर्टेंस। ठीक है, अब आपको मालूम होगा चीन की पॉलिसी है बेल्ट एंड रोड पॉलिसी, जिसमें वो क्या करता है कि जो कंट्रीज हैं उनको लोन देता है, वहाँ पर लोन देता है, उन कुछ भी प्रोजेक्ट्स वहाँ पे स्टार्ट करता है, और साथ ही साथ बेल्ट एंड रोड पॉलिसी के अंतर्गत वो क्या करता है, वो चाइना से लेके बाकी जो अदर कंट्री जो इच्छुक हैं वहाँ पर वो रोड
कंस्ट्रक्ट कर रहा है, रोड बना रहा है, सो दैट कि वो पूरी तरीके से जो आयात निर्यात है वो पूरी तरीके से उसकी सुगम तरीके से चलता रहे। ठीक है, तो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अगर आप देखेंगे मैप में तो यूरोप से लेके पूरे साउथ ईस्टर्न स्टेट्स तक पूरा फैल रहा है। ठीक है, तो उसको काउंटर करने के लिए इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी लाया। ठीक है, आपको मालूम है कि चीन के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। ठीक है, चीन कहीं से भी वो हमेशा हमारा उसके साथ कुछ ना कुछ तनाव रहा है, चाहे आप सिक्किम में चुम्बी वैली को लेकर आप बात कर लें, चाहे लेह लद्दाख में जो गलवान घाटी में हुआ, ठीक है, और चाहे अरुणाचल प्रदेश को लेकर हुआ। ठीक है, तो हमारे उसके साथ हमेशा तनावपूर्ण संबंध रहे हैं। ठीक है, तो उसको किस तरीके से हमें चाइना को काउंटर करना है, उसमें भी एक्ट ईस्ट पॉलिसी वर्क करेगा। और एक्ट ईस्ट पॉलिसी को एक सक्सेसफुल पॉलिसी बनाने में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एक्ट्स लाइक अ गेटवे टू साउथ ईस्टर्न स्टेट्स, क्योंकि हम जब एक्सेस कर पाएंगे साउथ ईस्टर्न स्टेट्स को, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को, तभी तो उन्हें हम अपनी बातें बता पाएंगे या फिर जो उनको हेल्प चाहिए होगी वो हम दे सकेंगे। ठीक है, तो आपका ये रणनीतिक स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस भी फुलफिल करता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ओके, तो ये आपका जो है बॉडी पार्ट हो जा रहा है। साथ में आप इसमें ये भी इंक्लूड कर सकते हैं कि जैसे कि आप देखेंगे बिम्स्टेक। ठीक है, अब बिम्स्टेक आप देख रहे होंगे कि बिम्स्टेक भी काफ़ी चर्चा में है ना। बिम्स्टेक हो गया, आपका मेकोंग गंगा कोऑपरेशन हो गया, ये सारे जो हमारे इनिशिएटिव हो वो कहीं ना कहीं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं इंटीग्रेट करने की कोशिश है, जिससे कि हम दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को अपने तरफ कर सकें। ठीक है, चाहे एशियान देश की बात कर लें, जो एशियान ग्रुप हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है, उसमें भी हम बहुत बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी हमारी जो योजनाएं हैं वो कहीं ना कहीं वो चाइना को ध्यान में रखकर हमने चलाया है। ओके, नाउ आपने इंट्रो पार्ट दे दिया, बॉडी पार्ट दे दिया, अब जो कंक्लूजन पार्ट है उस कंक्लूजन पार्ट में आप क्या कर सकते हैं कि हाँ, अभी हमने जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उसमें हमने IIT IIM जैसे भी इंस्टीट्यूट ओपन कर रहे हैं, और अभी रिसेंटली वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम भी स्टार्ट हुआ है, जहाँ पे हम जो बॉर्डरिंग विलेज हैं वहाँ पर भी हम जो बेसिक सुविधाएं होती हैं रोड की, इलेक्ट्रिसिटी की, वो सारी सुविधाएं हम दे रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारा 5 ट्रिलियन इकॉनमी का जो लक्ष्य है और 2047 तक जो डेवलप्ड होने का लक्ष्य है, एक विकसित देश होने का हमें जो लक्ष्य है, इस लक्ष्य को प्राप्त करने में जो हमारा पूर्वोत्तर राज्य है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। तो बस इतना आपको इंट्रो बॉडी कंक्लूजन में करना है और आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाता है। ठीक, अब आप कहेंगे कि सर ये तो आपने पहले क्वेश्चन की बात कर ली, अब सेकंड क्वेश्चन जो आपने कहा था उसका क्या? अब ये सेकंड जो क्वेश्चन है वो मैं आपको अटेम्प्ट करने के लिए कहूँगा कि आप अटेम्प्ट करेंगे, और अटेम्प्ट करके आप जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उस पर आप अपने आंसर मेरे पास फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, मैं समय मिलने पर मैं आपका इवैल्यूएट करके जैसा भी होगा आपको फीडबैक दे दूंगा। ठीक है, तो जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपके लिए आप समझ लो कि एक असाइनमेंट है, आप उसको अटेम्प्ट करिएगा और जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आप उसको फॉरवर्ड कर दीजिएगा, मैं उसको इवैल्यूएट करके जो भी होगा आपको फीडबैक मैं आपको दे दूँगा। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और किस चीज़ में आप स्ट्रगल कर रहे हैं और क्या परेशानियां हैं, आपको क्या डाउट है, वो सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में डालिए। ठीक है, जो भी आपको लगता है क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव, आप सारी चीज़ें वीडियो से रिलेटेड या फिर जो भी आपके प्रिपरेशन के दौरान जो आपकी समस्याएं लग रही हैं वो सारी चीज़ें आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपकी सारी जो डाउट्स हैं उनको मैं क्लियर कर सकूँ। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू।